रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। और आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हमारे साथ जुड़ने वाले हैं वो आवाज की दुनिया से आते हैं। ये आकाशवाणी है। अब आप अश्विनी त्यागी से समाचार सुनिए। ये आकाशवाणी नजीबाबाद है। नमस्कार श्रोताओं, आज हम प्रातःकाल अपना कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं मंगल ध्वनि से। आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं तुलसी और आप देख रहे हैं नेशन वन अनस्क्रिप्टेड। और आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हमारे साथ जुड़ने वाले हैं वो आवाज़ की दुनिया से आते हैं। आवाज़ की दुनिया मतलब रेडियो। फिर चाहे भारत हो या जापान, उन्होंने अपनी आवाज़ का जादू देश विदेशों में बिखेरा है। मैं बात करूं एशियन गेम्स की या मॉस्को गेम्स की, अपनी शानदार और दमदार आवाज़ उन्होंने हर किसी तक पहुंचाई है। जी हाँ, और मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ इनकी आवाज़ ही बहुत अच्छी नहीं है, ये लिखते भी बहुत अच्छा है। इन्होंने कई बड़े ब्रांड्स जैसे मैगी, नेस्ले, कॉफ़ी, इन सब के लिए लिखा भी है और कई पॉलिटिकल कैंपेन्स के लिए भी ये लिख चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अश्विनी त्यागी जी की, एक ऐसे रेडियो आर्टिस्ट जिन्होंने अपनी आवाज़ से न केवल भारत में बल्कि देश विदेशों में लोगों का दिल जीता है। आज रेडियो के माइक की उस पार की कहानी सुनेंगे अश्विनी त्यागी की ज़ुबानी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो नेशन वन अनस्क्रिप्टेड में। आपका भी स्वागत है। नेशन वन आज हमसे मिलने आया है। ये एक बहुत अच्छा अवसर है और बहुत खुशी हो रही है। तो सर, जैसे कि मैंने कहा कि आप आवाज़ की दुनिया से आते हैं, मैं चाहूँगी सर आप हमें ये बताएं कि ये जो आवाज़ की दुनिया की कहानी है इसकी शुरुआत कैसे हुई सर? बहुत दिलचस्प है, सफ़र लंबा है, बातें बहुत हैं, मगर मुख्तसर से बताऊं तो बचपन से शौक़ था कार्यक्रमों को एंकर करने का, नाटक करने का। मैंने अपना 7 साल की उम्र में पहला स्टेज प्ले किया। फिर कॉलेज में जब आया, बल्कि स्कूल में ही कोई फंक्शन होता था उसका आंखों देखा हाल सुनाता था। फिर कमेंट्री करने लगा क्रिकेट की और जनरल, वो सब शौक़। और रेडियो पे सुनता था समाचार कार्यक्रम सुनते हुए कई बार बड़ों की डांट भी सुनने को मिली कि ये आप पढ़ रहे हैं या दिल दिया दर्द लिया गाना सुन रहे हैं। तो किसी तरह ये सफ़र जब आगे चला, आया कि मैं जब नौकरी की तलाश में इधर उधर कॉम्पिटिशन्स दे रहा था तो बैंक में मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो मैं दिल्ली गया था देखने के लिए कि कब तक वो लिस्ट आएगी। बस जिसे कहते हैं कि जो शौक़ होता है कई बार किस्मत आपको नॉक करती है। और मुझे पता लगा कि अनाउंसर की रिक्तियां हैं और दिल्ली में ये यहाँ फॉर्म मिल रहा है। अब जब आदमी बेरोज़गार होता है, जब तक किसी और ऑर्गेनाइजेशन का ऑफ़र नहीं आ जाता तब तक हमने भी अप्लाई कर दिया। वो बहुत जल्दी से आ गया, 1 महीने में, और रिटन टेस्ट हो गया, फिर ऑडिशन हुआ। हम सौभाग्य से लखनऊ से हैं तो थोड़ा हिंदी और उर्दू और अंग्रेज़ी की ज़बान अच्छी थी, तलफ़्फ़ुज़ अच्छा था। किस्मत ने साथ दिया, इंटरव्यू हुआ, हमने टॉप किया, हम अनाउंसर बने। तो हमने विविध भारती दिल्ली में रेडियो ज्वाइन किया एक अनाउंसर के रूप में, और धीरे धीरे ये सफ़र आगे बढ़ा। तो आवाज़ का चूँकि नाटक करता था, कमेंट्री करता था, लिखता था कविताएं, वो सब शौक़ मुझे यहाँ ले गए और मुझे लगा यही मेरी जगह है। बजाय इसके कि मैं एक नौकरी के रूप में कहूँ, मैंने कभी रेडियो या टेलीविज़न में नौकरी नहीं की। आई एन्जॉयड वर्किंग देयर। इट वॉज माई लव, इट वॉज माई पैशन, एंड इट इज़ स्टिल द पैशन। ग्रेट। सर, आपने जैसे कहा कि आपका पैशन था, तो सर जैसे शुरुआत में उस समय की बात है जब आप बात बता रहे हैं, तो सर घर वालों ने कभी ऐसा कहा है कि ये किस तरफ आप जाने लगे? जी हाँ। फादर को, मेरे पिताश्री को पता था कि ये बैंक में, इनका स्टेट बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर के उसमें हो गया है। तो जब मैंने बताया कि मैं
अनाउंसर भी बन गया हूँ और मैं ज्वाइन करूँगा। उन्होंने कहा आप रेडियो में क्या करेंगे, आप क्या होता है वहाँ, तबला बजाइएगा? और वो एक उत्तर प्रदेश के अधिकारी गांव से आए हुए, उनको नहीं पता था कि रेडियो में और भी। मैंने कहा साहब मैं एक उद्घोषक के रूप में, अनाउंसर के रूप में जा रहा हूँ, जहाँ आपको कार्यक्रमों का परिचय दूंगा, कार्यक्रमों को प्रस्तुत करूँगा। अच्छा, तो मैंने बताया कि ये केंद्र सरकार का एक वो है और कलाकार की तरह से आपकी एक सम्मान और इज्जत होती है। तो बड़े खुश हुए। तो पर फिर भी थोड़ा संशय रहा होगा, मैंने ज्वाइन किया। फिर उनको लगता था कि अगर मैं बैंक में प्रोबेशनरी अफसर होता तो थोड़ा ज़्यादा सैलरी मिलती, पर मैंने बताया, मैंने कहा पिताश्री मैं मन से यहाँ काम करूँगा, मुझे ज़िंदगी में जो आसमान छूना है वो यहीं मिलेगा, मैं खुश हूँ। और बताया उनको कि मैं शौक़ मेरे, आपको पता है, नाटक करता हूँ। तो ज्वाइन करने के 3-4 दिन बाद सुनील दत्त जी से मुलाकात हुई, उनके साथ मैंने दर्द का रिश्ता का प्रीमियर देखा, गुलाम अली साहब को सुना, वहाँ और कलाकार सुनने को मिले। मैंने कहा साहब मुझे ये जगह मेरे काम के लिए मुझे अच्छी लगती है और आपका आशीर्वाद चाहिए। तो फिर बताऊंगा उनके, जब बाद में जब मैं एक समाचार वाचक बना, न्यूज़ रीडर बना, तो मेरे फादर को कैसे उनका एक रिएक्शन आया और कैसे वो खुश तो हुए। सर इस दौरान जैसे सोसाइटी का क्रिटिसिज्म क्या आपने भी झेला? ऐसा कुछ नहीं, बल्कि उस समय रेडियो एक तरह से एक बहुत प्रचलित माध्यम था। हमें लोग कलाकार की तरह देखते थे, एक स्टार की तरह देखते थे। जब मैं विविध भारती में कुछ दिन रहने के बाद रोहतक गया, क्योंकि मुझे पता लगा वहाँ एक केंद्र आ रहा, हरियाणा का पहला, तो मेरे एक वरिष्ठ अधिकारी थे, उन्होंने कहा देखो यहाँ तो आप गाने बजाएंगे और गाने सुनवाएंगे, पत्र पढ़ेंगे, लेकिन अगर रेडियो के लिए विधा को सीखना है तो किसी ए चैनल पे जहाँ सारे कार्यक्रम होते हैं वहाँ जाओ, और ये मौका मिल रहा है आपको रोहतक के लिए, आप पहले अनाउंसर चुने गए थे, आपको ज्वाइन तो यहाँ करा लिया, आप वहाँ जाइए। मैंने भी समझा कि अगर मैं कुछ जीवन में करना चाहूँगा तो जाहिर है मुझे सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। मैं रोहतक गया तो वहाँ जिस तरह हमारा स्वागत हुआ, हम मेडिकल कॉलेज में जाते थे तो लोग हमारे ऑटोग्राफ ले रहे हैं, लोग साइकिल चला के पानीपत से, चंडीगढ़ से मिलने आ रहे हैं, तो हमें ऐसी अनुभूति हुई कि ये क्या कृपा है माँ सरस्वती की, हम तो इस लायक भी नहीं थे। तो बहुत अच्छा लगा, और क्रिटिसाइज़ तो किसी ने नहीं किया। तब रेडियो को लोग जानने लगे थे। रेडियो एक अभिलाषित माध्यम था युवाओं का, टेलीविज़न तो बहुत इन्फेंट स्टेज में था, तो बड़ा अच्छा लगता था। और उस हौसले ने, उस अनुभव ने बहुत आगे तक सफ़र करने में मदद की। तो जैसे कि सर आपने कहा कि विविध भारती में आपने सबसे पहले ज्वाइन किया, तो सर विविध भारती की दुनिया, आवाज़ की दुनिया और आपकी आम दुनिया में कितना अंतर था? बहुत अंतर था। तब एक कार्यक्रम आता था सैनिकों के लिए, गीत बजते थे शाम को, पुष्पा नटराजन जी उस कार्यक्रम को करती थी, और शायद हिंदुस्तान में कोई फौजी, कोई युवा ऐसा होगा जो उनको न सुनता रहा हो। उनको देखना, ओम शर्मा रेडियो सिलोन से आए थे, शमीम जैसी जैसी आवाज़ें, हम तो गदगद हो गए, अभिभूत थे उनके व्यक्तित्व से, उनके प्रस्तुतिकरणों से। और हमें भी पहली बार मौका मिला, कुछ दिन बाद संगम कार्यक्रम आता था, अभी भी आता है विविध भारती का, सुबह 9:30 बजे। उसमें फिल्मी गाने, जो फिल्म रिलीज़ होती है उनका गाना, अगर एक गाना उसमें बज गया तो वो फिल्म चल जाती थी। तो फिल्म का गाना प्रस्तुत करके जब बाहर आते थे तो लोग, उस माध्यम के लोग बाहर खड़े हैं, सर हमारी फिल्म का आपने गाना बजाया, सर आप, ये आपके लिए उपहार है, और ये वो। तो हमने देखा ये तो बड़ा चरम पे है ये दौर रेडियो का, विविध भारती का, उसका जो लोकप्रियता थी बहुत ऊपर थी। तो सर आपने उत्तराखंड में काम किया, सर आपने बिहार में काम किया, उत्तर प्रदेश में भी काम किया। ये मैंने बीबीसी के साथ था तब किया। मैं अनाउंसर तो रहा उत्तर प्रदेश, पहले रोहतक में ज्वाइन किया, हरियाणा में 1-1.5 साल 2 साल काम करने के बाद मेरा जो पैतृक ज़िला उत्तर प्रदेश में बिजनौर है, मेरे फादर जहाँ को बिलोंग करते थे, मैं तो लखनऊ में पैदा हुआ, तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ स्टेशन आ रहा है नजीबाबाद, तो आ जाओ तो अच्छा रहेगा, घर पास रहेगा हम लोग। तो हमने कोशिश की, हमने एक आवेदन दिया कि हम
अपने इच्छा से वो ट्रांसफ़र मांग रहे हैं। और सौभाग्य से मैं आया, वो स्टेशन ज्वाइन किया, तो मेरे जन्मदिन पर ही वो स्टेशन 77 में शुरू हुआ। That's और great. एक नया स्टेशन वहाँ रोहतक में इस्टेब्लिश किया मैंने, लाइब्रेरी बनाई, नए कार्यक्रम लिखे, युवाओं के कार्यक्रम किए, इतने सारे आउटडोर ब्रॉडकास्ट करने का मौका मिला। वही मुझे नजीबाबाद में, ये इतना बड़ा स्टेशन था 100 किलोवाट का, कि पिथौरागढ़ से मसूरी तक मेरा क्षेत्र था। पूरे में जाना, लोगों से मिलना, बड़े बड़े लोग। उस समय में चिपको आंदोलन का वो था, सुंदरलाल बहुगुणा जी के साथ मैंने पदयात्राएं की हैं। ओके। पिथौरागढ़ में भूस्खलन हुआ, अर्थक्वेक, मैं वहाँ गया हुआ था इत्तेफाक से, तो मैंने वो रिकॉर्ड किया। पूरा वो देखना कैसे सरकार कर रही है, कैसे लोग सफ़र कर रहे हैं। मनेरी झील बनी थी, तो उसका मुझे पहला रिकॉर्डिंग करने का मौका मिला। मैं 3 दिन के सफ़र के बाद मैं और हिंदुस्तान टाइम्स के एक समाचार के कॉरेस्पॉन्डेंट थे, फोटोग्राफ़र, वो पहुँचे, तो उनका पहला फ़ोटोग्राफ था, मेरी पहली ब्रॉडकास्ट थी। और जबकि वहाँ के शासन ने हमें रोकने की कोशिश की कि अभी आप सूचना न दें, क्योंकि वहाँ सरकार कुछ पहुँच ही नहीं पाई थी। तो ऐसी चुनौतियाँ रहीं, वो जो कि सारी मीडिया ने सराहा, हमें उसका काफ़ी वो मिला। तो सर, सुंदरलाल बहुगुणा जी के साथ आपने काम किया, देन सर कैसा था उनके साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस? देखिए, मेरा ये था कि जब वो पदयात्रा करते थे, तो जो ऊर्जा होती थी, लोगों की जो भावना होती थी चिपको आंदोलन के प्रति, उसने हमें बहुत छुआ। शायद वही एक दौर था जब पेड़ पौधों से और प्यार हो गया, वातावरण से और लगाव हो गया, प्रकृति के संरक्षण के लिए और हम डेडिकेटेड महसूस करने लगे। तो बड़े अच्छे विचार थे, एक सादे संत की तरह चलते थे। उनके साथ गांव में रुकना, वही रोटी और सब्ज़ी खा लेना, पैदल यात्रा का, इस तरह से मेरा पहला अनुभव। साथ चल के मैंने उनको रिकॉर्ड किया है, फिर प्रोग्राम्स किए हैं उन पे, तो बहुत अच्छा अनुभव रहा। सर, मैंने सुना है आप डायलेक्ट्स भी बहुत अच्छे करते हैं सर, और बात करूंगी बिहार की, तो सर मैं आपसे डायलेक्ट नहीं करता, लेकिन मैं डायलेक्ट का, मैं चूँकि जब मैं बीबीसी के साथ एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बना, तो देश में कुष्ठ निवारण कार्यक्रम बीबीसी ने चलाया, बीबीसी वर्ल्ड ने, और उसका मैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर था। तो मैं यूपी, बिहार और अपना उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और दिल्ली, ये स्टेट्स मेरे पास थे। मैंने इसके लिए रेडियो के प्रोग्राम बनाए, स्पॉट्स बनाए, फिल्में एक आध बिहार में करने का मौका मिला। तो चूँकि मैं लखनऊ में रहा हूँ, तो पूर्वी भाषा भी जानता था, तो हमको तो कौनो दिक्कत नहीं हुई जब हम बिहार गए। क्या खूब, क्या खूब। और बड़े आराम से हम वहाँ मिले लोगों से, और लोगों ने बड़े बढ़िया तरीके से हमरा खातिर करी, हमसे बात करी, और तो हम बनाए, वही बात हम कह दिए रेडियो में, और लोगों को पसंद आई। वाह वाह, दैट्स ग्रेट, दैट्स सो नाइस ऑफ यू, वाह वेरी। सर, अब अगर बिहार की, तो सर के बिना बिहार की बात अधूरी है। अरे भाई, तो सर लालू जी के साथ का कोई ऐसा किस्सा हो आपको? और हम तो उसी दौर में जाते थे पटना, 2 दिन में हर हफ्ते पटना रहता था, 2 दिन लखनऊ, 1 दिन रांची। ये मेरा टूर था 1-1.5 साल। तो एक लालू जी उस समय थे, तो मेरे एक दिन मन में आया कि लालू जी से मिला जाए। शाम खाली थी, हम अपने होटल में थे, हमने संदेश भिजवाया 1 दिन पहले, उन्होंने कहा आ जाइए। तो हम पहुँचे वहाँ, तो लालू जी ने कहा, भाई बात कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, तो उनका मजाकिया अंदाज़ आपको बताता हूँ। तो बैठे बैठे चाय वाय लिए, तो कुछ हमने पूछने लगे कुछ ऐसे सवाल जो थोड़ा तो राजनीतिक रूप से संवेदनशील कहे जा सकते हैं। तो लालू जी बोले, अरे भाई, अरे जलेबी लाइए, इन लोगों को खिलाइए, ये लोग बहुत बोलते हैं। लेकिन उनकी आत्मीयता और उनका सत्कार सिर माथे पे भूल नहीं सकते। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने आदर किया, बिठाया, खिलाया। लेकिन जब सवाल तीखे हुए, तो जलेबी की मिठास हमारे सामने लाने की कोशिश की। यही उनका अंदाज है, यही अंदाज, यही अनोखा अंदाज है जो उनको लोग इसी अंदाज के लिए जाने भी जाते हैं। बिल्कुल। सर, आपसे ये कहूँगी कि रेडियो की शुरुआत जब हुई और आज के जो दौर है, तकनीकी दौर है, डिजिटलाइजेशन हो गया है, तो सर क्या अब रेडियो का भविष्य अंधेरे में दिखाई दे रहा है हमें? देखिए, परिवर्तन एक नियम है,
टेलीविज़न पीछे था, आगे आया, टॉप पे गया, शीर्ष पे पहुंचा, प्राइवेट चैनल आ गए, बदलाव हो गया, डिजिटल और HD TV और ये ऐसे ही रेडियो अपने चरम पे था। रेडियो में बदलाव आया, थोड़ा FM का दौर आया, FM पॉपुलर है। होता क्या है, जैसी युवा पीढ़ी को जिस तरह का रुझान, जिस तरह के बदलाव, जिस तरह के उनके शौक बदलते हैं, उसी तरह प्रसारण माध्यमों को भी बदलना पड़ा। FM में एक अलग अंदाज है ब्रॉडकास्ट करने का, A चैनल पे रेडियो के वो जो संभल के बोलना, भाषा को सही रूप से प्रस्तुत करना, वो रेडियो ने ही सिखाया और शायद इस समाज को बहुत बड़ी देन है वो। श्री देवकीनंदन पांडे जी मेरे गुरु थे और सौभाग्य से मैं उनको हाई स्कूल से सुनता था समाचार। तो अपने टीचर से कहा करता था, घर पे पढ़ाने आते थे, कि सर 1 मिनट 10 मिनट दे दें, ये इनके समाचार आ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इनको सुन लो। और भाग्य देखिए रेडियो में ले गया। पहली मुलाकात उनसे हुई न्यूज़ रूम के बाहर, मैंने चरण छुए, बोले आप कहाँ? मैंने कहा मैं विविध भारती में ज्वाइन कर रहा हूँ एज अनाउंसर। विविध भारती और न्यूज़ रूम हिंदी का लगा हुआ था। परीक्षा हुई, पूरे भारत से लोग आए, संयोग से मुझे उसमें मैं शीर्ष पे आया, टॉप किया, मैंने सेलेक्ट हुआ। तो अपने गुरु की जगह ज्वाइन करने का जो एक मुझे अवसर मिला, वो मेरे लिए मेरे प्रसारण के जीवन में एक बहुत बड़ा शीर्ष है, बहुत बड़ा चरम है। उनका आशीर्वाद था। तो वो उन्होंने एक बात कही थी, मैंने पूछा था, मैंने कहा पांडे जी कैसे रेडियो था और कैसे बदल रहा है, आगे क्या हो? बोले ये तो समय के साथ है, बदलाव होगा, आज मैं हूँ, कल तुम होगे, परसों कोई और होगा, लेकिन रेडियो और प्रसारण जनता से हमेशा जुड़ा रहेगा। और इस देश में इतने लोग हैं सुनने वाले कि कभी किसी भी हालत में 8-10 करोड़ लोग सुनते हैं, तो तुम कैसे कह सकते हो कि रेडियो ख़त्म हो जाएगा? ये रेडियो का स्वरूप बदल सकता है। FM बन गया, आज न्यूज़ भी FM पे 2 मिनट की मिल जाती है। FM बाढ़ के हालात बता देता है, ट्रैफिक के हाल बता देता है। तो रेडियो अपनी भूमिका निभा रहा है, स्वरूप बदल गया है। पहले पुस्तकें इतनी मोटी होती थीं, फिर गुटका संस्करण आ गए, अब सब कुछ सिमट के मोबाइल में आ गया। तो हमें परिवर्तन को स्वीकार करते हुए चलना है। कम्युनिकेशन है रेडियो, संचार है प्रसारण, ये कभी बंद नहीं होगा। हम और आप जिस दिन बात करना भूल जाएंगे, उस दिन ये माध्यम ख़त्म हो जाएंगे। सर, आप जापान में रहे 4 साल, और ऐसी कौन सी चीज़ थी उस दौरान भारत की जो जापान में रह के बहुत मिस करते थे? देखिए, लगभग 3.5 साल के करीब मैं जापान में रहा और बहुत अच्छी यादें हैं। टोक्यो में काम करने का, NHK एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था, उसके साथ काम करने का अनुभव अलग ही, क्योंकि आप अकेले होते हैं एक स्पेशलिस्ट के रूप में, एक पेशेवर ब्रॉडकास्टर के रूप में। तो उनको सीखना पड़ा मुझे कि जापानी जो लोग हैं वो हिंदी जैसे भी बोल पाते हैं, अंग्रेज़ी कैसे सामग्री मिलती है उसको अनुवाद करना, प्रस्तुत करना, एक बहुत अच्छा अनुभव रहा। और जापान में सबसे अच्छा जो मुझे लगा, मैंने वहाँ काम को बड़े तरीके से एक डेडिकेटेड रूप से करना सीखा, और जो चीज़ समय पे नियत है वो समय पे ही होगी। मुझे शुरू के 5-6 दिन बाद एक घटना याद आती है। मैं पहुँचा तो शायद ट्रेन से मुझे स्टेशन से आने में दफ्तर तक थोड़ा मैं आसानी से आया हूँगा या सुस्ती से आया, तो मैं 1-2 मिनट लेट हो गया। और जब लिफ्ट से ऊपर पहुँचा तो मेरे सेक्शन में इत्तेफाक से जो रीजनल हेड थे उस रीजन के, जो साउथ ईस्ट एशिया के, वो घूम रहे थे। उन्होंने मुझे देखा, हेलो किया, स्वागत किया और घड़ी की तरफ देखा। मुझे लगा ये मेरे लिए बहुत बड़ा वो है, और मैंने संकल्प किया कि कल से मैं 5 मिनट पहले नीचे होऊंगा लिफ्ट पे और समय पे बिल्कुल एंट्री लूँ। और विश्वास रखिए, अपने पूरे कार्यकाल के बाद कभी ये गलती नहीं हुई। तो मैंने सीखा समय को पाबंदी, समय का आदर, समय का सदुपयोग। और जापान उस समय अपने आर्थिक उन्नति के चरम पे था। 90 में जापानी येन डॉलर के मुकाबले भागते भागते यहाँ उसकी आर्थिक स्थिति दुनिया में सबसे बेहतर स्थिति। तो मैं वो दौर देख के आया हूँ जो जापानियों के लिए सबसे गर्व का और आर्थिक रूप से उनकी उन्नति का एक चरम था।
तो बहुत सी चीज़ें सीखी। जापान ने मुझे बहुत अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है, क्योंकि मैं वहाँ न्यूज़ भी करता था, प्रोग्राम भी करता था, एक ब्रॉडकास्टर के रूप में पूरा अनुभव मुझे मिला। और शायद मेरे जीवन का सबसे अच्छा प्रोफेशनल कार्यकाल रहा। कारण उसी समय रशिया का डिसइंटीग्रेशन, यूएसएसआर का, आज कंट्री बढ़ गए, अजरबैजान, रूस, ये तब यूएसएसआर था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रिपब्लिक, वो देखा, उसके बारे में कार्यक्रम किए। गल्फ वॉर हुई, जापान भी उसमें अमेरिका के साथ था इन्वॉल्व, तो उसके कार्यक्रम किए। और वो मैं आधा घंटा लाइव न्यूज़ करता था 6 महीने तक। साउथ ईस्ट एशिया के लोगों को जापान ने कहा पूरी बातें हम गल्फ वॉर के बारे में रखें। तो मेरे पास कोई और मेरे साथी भी नहीं थे जो मुझे मदद करके ट्रांसलेशन करके दे पाए अंग्रेज़ी से स्टोरी को। तो लेकिन कृपा है माँ सरस्वती की, इतना भरोसा आ गया था मन में कि एक न्यूज़ पढ़ रहा हूँ मैं जो शुरू में ले गया, और जो करंट आ रही है वो केवल सरसरी तौर पे हाइलाइटर लगा हुआ है, मैं 2 लाइनें 4 लाइनें पढ़ता हूँ और अपने अनुवाद के साथ उसको पढ़ता जा रहा हूँ, और निभ गया वो। शायद ये मेरा प्रोफेशनल प्राइड है, और मुझे सबसे अच्छा मेरे जीवन का वो रहा। जापान के सम्राट की डेथ हुई, वहाँ 60 देशों के तकरीबन राष्ट्राध्यक्ष वहाँ उपस्थित थे। उनके बीच रहकर उनसे बात करना, रिकॉर्ड करना, अब बहुत बड़ी बात है। एक साथ आपने कभी 60 कंट्रीज़ के स्टेट हेड्स को नहीं देखा होगा, है ना। तो ये सब चीज़ें, हिरोशिमा गया, उसके ऊपर मैंने कार्यक्रम किया। तो मुझे किसी ने कहा कि यहाँ जो यात्री आते हैं हिंदी में कुछ नहीं है उनके लिए। तो फिर मैंने स्वयं ये बात रखी अपने डायरेक्टर जनरल के पास, क्या मैं हिरोशिमा की सूचना जो है, जो लोग आते हैं जापानी में सुनते हैं, उसमें सुनते हैं, क्या मैं हिंदी में कर सकता हूँ। उन्होंने कहा स्वागत है, अब मैं बात करता हूँ। उन्होंने ऑर्गेनाइज करने वाली जो बॉडी है वहाँ की, हिरोशिमा का जो पूरा संग्रहालय देखती है, उनको कहा, उन्होंने मुझे बेसिक इन्फॉर्मेशन भेजी। पूरी स्क्रिप्ट मैंने करी, 2-3 महीने लगे उसको करके और रिकॉर्ड की। आज भी कोई जाएगा तो हिंदी में मेरी आवाज़ हिरोशिमा में बताती जाएगी ये क्या है और ये कैसे। वाओ, दैट्स अमेजिंग। स्टिल आज भी? आज भी। अब मैं नहीं जानता इधर 15-20 सालों में कोई बदलाव, लेकिन 1-2 लोगों ने बाद में बताया कि हमने वो कैसेट मांगा तो पता लगा हिंदी में आपकी आवाज़ है। तो ये बहुत, मैंने कहा मेरी भाषा भी वहाँ रहे, हमारी मातृभाषा लोग सुन पाए जो भारत से जाते हैं। और बहुत सारे यादें हैं वहाँ, इतने जो भी कलाकार वहाँ जाता था। ओम पुरी जी को मिलने का मौका मिला, गिरीश कर्नाड जी के साथ इंटरव्यू किया, शबाना आज़मी, शर्मिला टैगोर और बहुत सारे कलाकार, पंकज उदास, और यानी यहाँ तक कि एल्टन जॉन लंदन से आए थे, उनका कंसर्ट था, उनको भी मैंने इंटरव्यू करने का मुझे अवसर मिला छोटा सा। तो इस तरह का एक्सपोज़र मिला कि, और वो जो प्रोफेशनल वर्किंग वहाँ था, मशीनें अलग तरह की, नए तरह का सेटअप, हम लोग तो अभी उतना नहीं करते थे, लेकिन वो सब सीखा और किया, और बहुत अच्छा एक अनुभव रहा। तो सर, जैसे आपने कहा इतना एक्सपोज़र आपको मिला वहाँ पर, सर आज भी क्या ऐसा एक्सपोज़र जो हमारे युवा हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, वो ऐसा एक्सपोज़र आज भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस फील्ड में? एक्सपेक्ट तो कर सकते हैं, उसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है। उसके लिए सोचना पड़ता है कि अगर मुझे काम मिला है, आज हम सोचते हैं इसका मुझे एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, हमने कभी ये नहीं सोचा। हमारे फादर ने एक बात हमसे कही थी, हार्ड वर्क नेवर गोज़ वेस्ट एंड ओनली हार्ड वर्क कैन टेक यू वेयर यू वांट टू गो। तो हम वही काम करते थे कि काम करो अपना, अब देखेंगे। लेकिन अब अवसर भी अलग हो गए हैं। अब आप AI से लिखते लगे हैं, हम हाथ से लिखते थे। हमें कहा गया एक स्क्रिप्ट करनी है तो हम सोच रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, भाषा का वो करके लिख रहे हैं। मेहनत बहुत थी उन दिनों, और अब तो सब कुछ रेडीमेड है, आपको केवल छौंक लगाना है उसमें। तो बदल रहा है स्वरूप, और आज भी कंटेंट अच्छा हो तो हर जगह उसकी कद्र होती है, उसको लोग सराहते हैं, उसको अच्छा समझते हैं। और अगर ये रुझान लेकर, ये भावना लेकर युवा सामने आएगा तो आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर आप पढ़ते, देखिए पढ़ना इसलिए ज़रूरी है। मैंने देखा कि मेरे प्रसारण के कार्यकाल में
चंदा मामा भी मेरे काम आई, जो मैं बचपन में पढ़ता था। चार्ल्स डिकेंस की ए टेल ऑफ टू सिटीज़ भी मुझे याद रही। जो मैं उपन्यास पढ़ता था हिंदी के, वो भी कहीं ना कहीं कोई संदर्भ आपको चाहिए होता है और आप परिपक्व होते हैं। आपकी भाषा आपका अपना बनती है, आपके शब्द, आपकी वोकेबलरी अपनी होती है। जो इस चीज़ को लेके चलेगा वो तो कहीं ना कहीं काम आएगी, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो सर आपने जैसे विविध भारती में जब काम किया, इतना टाइम आपने रेडियो को दिया, कभी सर ऐसा कोई किस्सा आपके जहन में रहा हो कि किसी कॉलर की बात सुन के भावुक हो गए हो, या कोई चिट्ठी या कोई ऐसा आपको फैन मिला हो कि जिसके जो आज भी जहन में जिंदा है? हाँ, ऐसे लोग हैं। एक मेरे, जब मैं रोहतक में था तो मैं कार्यक्रम करता था पत्रों का उत्तर, तो मेरे कई श्रोता, एक पानीपत से मेरे श्रोता थे, वो आए और मिले। उन्होंने बड़ा गले से लगाया और टेलीफोन एक्सचेंज में काम करते थे और मेरे पीछे पड़ गए कि आपको कोई भी टेलीफोन करना हो आप मुझे बताइए, मेरे परिवार में आपके जहाँ माता पिता हैं, मैं आपको सहायता करूँगा। ये मैंने कहा चलिए, अच्छी बात है। फिर वो, जब मैं नजीबाबाद आया तब भी मेरे श्रोता रहे, मुझसे मिलने आए। जब मैं जापान गया, वो जापान में भी मुझे चिट्ठी लिखते थे। और अभी भी उनका, अभी 10 साल पहले तक उनका फ़ोन आ जाता था कि सर आप कहाँ हैं। और इसलिए नहीं कि आप एक वो थे, हमने आपको सुना है और हमें कितने चीज़ों से आपने जोड़ा, संगीत से हमें आपने कहानियाँ सुनाई, आपने नाटकों से जोड़ा। तो रेडियो ने हमें भी सोचने और उसको समझने के लिए एक विधा को हमारे नज़दीक लाने में बहुत बड़ी भूमिका। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा मेरा उपलब्धि है कि प्रसारण के ज़रिए श्रोताओं को हम कुछ दे पाएँ, समझा पाएँ, समृद्ध कर पाएँ। और क्या चाहिए, उसमें मेरी तो एक छोटी सी भूमिका है। मैं तो एक व्यक्ति हूँ, प्रसारण तो बहुत बड़ा वो है। सर आपने अभी संगीत की बात कही। हाँ सर उस समय पे संगीत बहुत बड़ा रोल प्ले करता था जी। तो सर इसके बारे में हमें बताइए कि कितना इफेक्ट था उस समय सॉन्ग्स का, लोग कितना सुनते थे? सॉन्ग्स का तो हम ही सुन के सम्मोहित हो जाते थे। सॉन्ग्स तो उस समाज में, उस युवा पीढ़ी को, लोगों को गीत अपने बोल लगा करते थे। अपना दुख दर्द गीतों से झलक जाए तो बड़ा नज़दीक आ जाता था वो गीत। खुशियाँ भी गीतों से व्यक्त होती थी, क्योंकि यही हमारा मनोरंजन था। हर घर में रात को रेडियो सुना जाता था, लोग लेट के छतों पर वो सुनते थे और एक एक गीत, एक एक गाना लोगों को, आज भी जो पुरानी पीढ़ी है, तभी तो लोग कहते हैं 70s के सॉन्ग 80s तक आते आते 60s के सॉन्ग अभी भी लोग याद करते हैं। मैं आपसे पूछूं, आपको नए गाने उतने नहीं याद होंगे जितने पुराने गाने। बिल्कुल सर। आज भी किशोर कुमार गुनगुना रहे होंगे, तलत महमूद जी आपको, या मन्ना डे साहब, बिल्कुल बिल्कुल है ना, फुल गेंदवा न मारो, लगत करे जुआ में तीर। तो वो हमारी सांस्कृतिक प्रस्तुति की एक समृद्ध परंपरा है। गीतों से, उसके शब्दों से भावनाएं, समाज की अभिव्यक्ति हुई। ऐसे अब लता जी ने जो गीत गाए हैं शहीदों पर, और हैं, वो कोई युग युग तक वो गीत नहीं भुलाए जा सकते। आपने एक बात कही और अभी मैंने भी आकाशवाणी की चर्चा की थी, तो मैं एक कविता सुनाना चाहूँगा और आप आज्ञा दें तो मैं मेरी बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं आपसे ये भी कहने भी वाली थी कि लिखते भी आप बहुत अच्छा है। मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं कि सर बोलते तो आवाज़ तो है ही सर की बहुत अच्छी, सर लिखते भी बहुत अच्छा है सर। ऐसा कुछ नहीं, लेकिन कोशिश करता हूँ। क्या है, मेरा कहना यह है, 2 लाइनें इस पर सुना देता हूँ। जब भी पीड़ा का बादल मन आंगन घोर बरसता है, लिखना मेरा कोई चाव नहीं है, केवल एक विवशता है। फिर तो लिखना पड़ता है, अंदर कुछ गुनगुना रहा है दर्द से, खुशी से, तो शब्द बह आ जाते हैं। मुझे कोई व्याकरण नहीं आता कविता का, मैं एक अभिव्यक्त करने वाला आदमी हूँ। तो एक कविता है आकाशवाणी, क्योंकि ये मेरे जीवन के संदर्भ हैं व्यक्तिगत, और कार्यक्रमों के नाम अगर आकाशवाणी सुनते रहे होंगे तो आप लोग समझ पाएंगे। तुम मेरी वार्ता नहीं हो, तुम मेरी चर्चा भी नहीं हो, तुम तो असाधारण हो, तुम मेरा पहला प्रसारण हो। तुम मेरी वार्ता नहीं हो, तुम मेरी चर्चा भी नहीं हो, तुम तो असाधारण हो,
तुम मेरा पहला प्रसारण हो, द थ्रिल ऑफ फर्स्ट ब्रॉडकास्ट, ऐसे ही संदर्भ अपना व्यक्तिगत है। तुम मेरा नाटक नहीं, तुम तो मेरी विचारावली हो। तुम मेरा नाटक नहीं, तुम मेरी विचारावली हो। तुम कोई समीक्षा नहीं, तुम तो मेरी इच्छा हो। तुम कोई समीक्षा नहीं, तुम तो मेरी इच्छा हो। क्या बात। तुम ही मेरा गीत हो, आपने गीतों की बात कही, तुम ही मेरा गीत हो, तुम ही मेरा संगीत हो, तुम ही मेरी कहानी हो, तुम मेरी आकाशवाणी हो। क्या बात तुम है मेरी सर। आकाशवाणी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और यहाँ मैं हृदय से कहना चाहूँगा, मैंने जो कुछ सीखा जाना, छात्र था तब तो शिक्षकों ने, आदरणीय गुरुजनों ने सिखाया, माता पिता ने सिखाया, लेकिन बाकी सब रेडियो ने मुझे दिया। लोगों से मिलता रहा, सीखता रहा। मेरे पास जो कुछ थोड़ा बहुत लिखने पढ़ने का शऊर कहूँगा मैं, या अनुभव कहूँगा, जो भी है, उसके लिए मैं आकाशवाणी का नतमस्तक होकर आभार प्रकट करता हूँ। मेरे पूरे जीवन में हर जगह वो काम आ रहा है, चाहे मैं पढ़ाता रहा हूँ, चाहे टेलीविज़न कर रहा हूँ, चाहे कुछ और कर रहा हूँ। सर, उस दौरान आपके दिल के करीब कोई ऐसा गाना हो, वो हमें ज़रूर बताएं सर। दिल के करीब? बिल्कुल, जो आपको आज भी सुनते हैं तो पुरानी यादें, ऐसा लगता है कि आज भी न्यूज़ रूम में बैठे होंगे और ये गीत चल जाए अगर। और मेरे कुछ गीत हैं जो मेरी सोच, मेरी अपनी फ़िलॉसफी से मेल खाते हैं, जिनको मैं अक्सर गुनगुनाता हूँ। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। किशोर कुमार। ये गीत मेरी वाकई मेरी फ़िलॉसफी से मिलता है, और मैं कभी रुकता नहीं हूँ। मैं जगह, अपना काम जो मुझे मिला करता चला आ रहा हूँ, और आज मैं 70 के उत्तरार्ध में जा रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है अभी तो मैं भी उसी तरह का युवा हूँ, सीखने के लिए, करने के लिए, और कुछ भी कर सकता हूँ। इस बात पे अगर आप पुनः मुझे इजाज़त दें तो एक कविता याद आती है। बिल्कुल सर। जो आपने बात कही ना, यायावर मेरा एक तखल्लुस है, मैं लिखता हूँ अश्विनी यायावर। ओके। तो यायावर, घुमक्कड़, आवारा, कुछ भी नाम दे दो, पहचान कुछ ऐसी ही है मेरी। कदम रुकते नहीं, ख्याल थकते नहीं, कदम रुकते नहीं, ख्याल थकते नहीं, सफ़र मेरी चाहत है, नई मंजिलों की तलाश मेरी आदत है। क्या बात है। सफ़र मेरी चाहत है, नई मंजिलों की तलाश मेरी आदत है। कोई ठहराव, कोई इंतज़ार मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई ठहराव, कोई इंतज़ार मुझे अच्छा नहीं लगता। चलते हुए मैं कभी नहीं थकता। जिस दिन रुक जाऊंगा शायद चुक जाऊंगा। जिस दिन रुक जाऊंगा शायद चुक जाऊंगा। यायावरी ही पहचान है मेरी, मैं यायावर अश्विनी। क्या बात है सर, क्या बात, बहुत सुंदर सर। तो ये मेरी फ़िलॉसफी को अभिव्यक्त करता है। और बहुत से गीत हैं। मुझे बस एक अफसोस है जीवन में कि मुझे गाना नहीं आया। सुरों को मीठे सुन के कान से तारीफ़ कर लेता हूँ, मन में उतर आते हैं, लेकिन गा नहीं पाया। ये शऊर नहीं है, बहुत बड़ी विधा है गाना, वरना मैं कुछ गीत ऐसे हैं जो अक्सर गुनगुनाता हूँ। तो अपने जैसे आपने सर अपनी कविता में कहा, कभी थकते नहीं हैं आप और कभी रुकना भी नहीं चाहते। हाँ। स्टिल मैंने देखा है सर, मैं देख रही थी आपका इंस्टाग्राम पेज भी देख रही थी, आप अभी भी नहीं थकते हैं सर। अब मैंने देखा है आप बहुत अच्छी फोटोग्राफी भी करते हैं। अब देखिए, रेडियो टेलीविज़न करते करते 3 दशक 4 दशक गुजारे। अब जब मैं अवकाश ले चुका तो क्या करूं, बैठूंगा तो एक सूखा हुआ ठूंठ बन जाऊंगा। तो कोई शौक़, बचपन से शौक़ था फोटोग्राफी का। अब फोटोग्राफी के बड़े बड़े कैमरे और लेंस लेके चलने में उम्र के साथ थोड़ा मुश्किल होने लगी। तो फिर मैंने, जब ये मोबाइल जब से आया, थोड़े अच्छे कैमरे आने लगे, तो ये मेरा शौक़ हो गया। और एक तरह से इसको कहते हैं मोबिलोग्राफी। और एक हमारा ग्रुप बना लखनऊ में, किसी बड़े फोटोग्राफ़र हैं उन्होंने बनाया, मैं भी जुड़ा शुरू में। आज तो लाखों लोग उसके मेंबर हैं। उनके वो कॉम्पिटिशन्स करते हैं, अच्छे चित्रों को सराहते हैं, टेक्निक बताते हैं। तो मैं 5-7 साल से मोबिलोग्राफी करता हूँ। और शायद मेरा दिन, मेरी सारी क्रिएटिव अर्ज
उसी से सेटिस्फाई होती है। और मुझे अच्छा लगता है कि मैं तस्वीरें लेता हूँ, बादल, पहाड़, ओस, फूल, चिड़िया, पक्षी, यही मेरा प्राकृतिक वातावरण, पेड़ों की आकृतियाँ, छायाएँ, यही मेरे सब्जेक्ट हैं और मुझे इतनी खुशी देते हैं और शायद मेरे लिखने के ख़जाने को और समृद्ध करते हैं। मैं अच्छा चित्र खींच के एक अच्छी कविता लिख लेता हूँ और जिस दिन अच्छी कविता लिख लेता हूँ उस दिन एक चित्र ढूंढता हूँ। क्या बात है। तो ये एक तरह का मेरे कनेक्टिविटी आप समझते हैं नेचर और खुद के बीच। एक और कविता सुनवा दूं आपको? बिल्कुल बिल्कुल। आपने छाया की बात करी ना कि कैसे मैं फोटोग्राफी करता हूँ और वो सब करता हूँ, तो मैंने एक कविता लिखी थी और ये डे मनाया जाता है उस पर मैंने कही थी। ये जीवन का एक नया पक्ष है मेरे और उत्तरार्ध में मेरे शौक में तेज़ी से आया। शौक तो पहले से था, मेरे पास बहुत कैमरे मैंने लिए जो कैनन से शुरू होकर याशिका ये वो करते 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 अब फ़ोन तक आ गया हूँ। आंगन में चौबारे में, कविता का शीर्षक है, हाँ मैं तस्वीर खींचता हूँ। आंगन में चौबारे में हंसते फूल, बतियाती पत्तियाँ, गुनगुनाती हवाएं और चहचहाते पक्षी गवाह बन जाते हैं मेरी तस्वीरों के, गवाह बन जाते हैं मेरी तस्वीरों के। उस पल की साक्षी होकर दस्तावेज बन जाती हैं तस्वीरें और कहने लगती हैं किस्से कहानियाँ प्रत्येक दर्शक की दृष्टि के अनुरूप। किसी को खिला लगता है मौसम, किसी को चुभती है धूप, किसी को लगे वर्षा सुहानी, किसी को लगे मौसम की मनमानी। कोई बस फूल देखे है, कोई बस शूल देखे है, किसी की यादें जग जाती, किसी की आंख भर आती। हर कोई अपनी ख्वाहिश का चाहता रूप देखे है, कौन है दृष्टि का उनकी उसी अनुरूप देखे है। उनका दृष्टिकोण क्या है? आकाश पर मेघों से बनी आकृतियां नित नए साक्षात्कार कराती हैं। वृक्ष तनों पर कितने ही देव दानवों से मिलवाती हैं। आप वृक्षों में देखिए ना चेहरे, ये मेरा बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। मन प्राण अभिभूत हो जाते हैं, रोम रोम रोमांचित। प्रकृति का मनोहारी रूप प्राणों में भर देता है नवीन ऊर्जा, उत्साह और उमंग, और सबल उठता है जीवन पथ पर सभी अवरोधों को पार करते हुए आगे बढ़ने का हौसला। प्रकृति का वंदन, छवियों का अभिनंदन। जी हाँ, मैं तस्वीर खींचता हूँ। क्या बात है सर, क्या बात। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। मेरी अभिव्यक्ति है जो मैं अपने शब्दों में कह पाया। बहुत खूब सर। सर ये आपसे कहूँगी, एक गुजारिश मेरी ये रहेगी कि आपने सर जो टैगलाइन आकाशवाणी की जो आपने अपनी आवाज़ में दी है, एक बार सर हमारे दर्शकों के लिए एक बार अपनी आवाज़ में वो टैगलाइन ना कह के उससे कहिए उद्घोषणा का जो पहला जी, उद्घोषणा जो होती है शुरुआत में। ये आकाशवाणी है, अब आप अश्विनी त्यागी से समाचार सुनिए। या जब अनाउंसर था तब ये आकाशवाणी नजीबाबाद है। नमस्कार श्रोताओं, आज हम प्रातःकाल अपना कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं मंगल ध्वनि से। चिंतन के बाद आपको सुनवाएंगे एक वार्ता जिसके लेखक हैं पंडित गिरजा शंकर पांडे। वाह सर, आपने तो हमें पहले पहुंचा दिया, बिल्कुल बैक टू 80s एंड 90s की। उस समय ऐसा हुआ करता था। वाह, सौभाग्य है हमारा कि हम 80 के दशक में हमें कार्यकाल में प्रवेश किया, 75 के मध्य में। तो होता क्या है कि जब आप इतिहास का कोई भी दौर जिससे आप गुजर के आते हैं, आप उसके गवाह बन जाते हैं, आप उसके एक हिस्सा बन जाते हैं। तो मैं समझता हूँ हमारी पीढ़ी बहुत सौभाग्यशाली है। हमने वो उभरते हुए प्रसारण की दुनिया और भारत को देखा, फिर हमने अपने पिता के दौर को देखा, थोड़ा अपना दौर देखा, अपने बच्चों का दौर देखा, अब उनके बच्चों का दौर देख रहे हैं। तो प्रभु का बड़ा आशीर्वाद है कि इन सारे परिवर्तनों के हम साक्षी रहे और इनसे अनुभव से मैं तो सीखता हूँ आप जैसे युवाओं से, क्योंकि आपको डिजिटल, आप कह रहे हैं डिजिटल युग में हैं आप, हमें शायद उतना अच्छाई से नहीं आता। ये तो भला हो फ़ोन का जिसने हमें थोड़ा बहुत सिखा दिया, वरना हम लोग तो पुरानी
तरीक़ों से, पुरानी शैली से काम करते थे। तो आप लोगों को देखकर हम भी डिजिटल माध्यमों को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं और उससे कदम मिलाने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि हम एक समर्पित प्रसारण कर्मी हैं, तो हमें सीखना ही होगा। हम चाहे काम करें या ना करें, उस ई को जानना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये है। सर, जो हमारे युवा हैं और इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आपको तो इतना एक्सपीरियंस है, कई देशों में, विदेशों में आपने काम किया है, उनके लिए आप, मैं कहूँगी कि कुछ मेन टिप्स उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या देना चाहेंगे? देखिए, इतना आसान नहीं है कि डॉक्टर की तरह एक प्रिस्क्रिप्शन लिख दूं और टिप्स हो जाएं, लेकिन पहला जो मेरा उनको एक सुझाव है, शब्दों को अपना बनाइए। शब्दों को सुनेंगे तो चुनेंगे, और चुनेंगे तो गुनेंगे, और जब किसी चीज़ को गुनेंगे तो आप बुनेंगे, और वो एक आपका फैब्रिक, एक आपका पटल बन जाएगा। शब्द अपने बनाइए, साहित्य से लगाव रखिए, किसी भी साहित्य से, किसी भी भाषा से। कुछ सीखा हुआ बेकार नहीं जाता। लगन, समय का पालन करते हुए समय के साथ काम करिए। अपने आप को, अगर आपने सोच लिया मुझे इस क्षेत्र में अपनी पहचान बनानी है, तो डेडिकेटेड काम करिए। आज इतने साधन हैं कि आप हमसे बेहतर स्थिति में हैं कि आपको घर बैठे इन्फॉर्मेशन, सूचना सब कुछ मिल जाती है। ये करिए। और दूसरा ये कि आप ये मत सोचिए कि मैंने ये डिग्री नहीं की तो मैं कैसे करूँगा। आज डिग्रियों की महत्ता नहीं है। अब डिग्री हमारे ज़माने में भी नहीं थी, कम हो गई थी, क्योंकि मैं जैसे हिंदी का कोई मेरे पास डिग्री नहीं है। मैंने बीएससी किया, मैंने लॉ किया और नाटक करता रहा। चूँकि लगाव था इस विधा से, तो मैं इसमें आ गया और मुझे अपनाया उन्होंने, उसका फ़ायदा मिला मुझे। कोई कार्यक्रम लिख रहा हूँ तो चाहे वो कानून से जुड़ी हुई बात हो या विज्ञान से जुड़ी हुई बात हो, मेरे लिए आसान थी प्रस्तुत करना, लिखना, समझना। तो जितना जानोगे उतना बड़ा आपका दायरा बढ़ेगा। हर चीज़ को सीखिए, कुछ भी लिखा पढ़ा बेकार नहीं जाता। नौकरी समझ के मत आइए प्रोफेशंस में, ये समर्पण के क्षेत्र हैं। एक डॉक्टर अगर ये सोचेगा कि मैं नौकरी करूंगा और बस 10 से 5 बैठ के आ जाऊंगा, तो मरीज कैसे देखेगा वो मन से। आप समर्पण से आइए। जब आप समर्पित होंगे तो वो क्षेत्र भी आपको अपनाएगा और आपको पुरस्कार देगा, आपको इज्जत देगा। मैं ऐसा मानता हूँ। और बहुत बड़ी दुनिया है, बढ़ता युग है, संचार की ज़रूरत हमेशा रहेगी। कम्युनिकेशन विल नेवर बी आउट ऑफ द डेट। और लोगों को ज़रूरत है एक दूसरे से बात करने की। आज तो ज़्यादा ज़रूरत है। लोग कट गए हैं, छोटे परिवार, सीमित साधन में, अपने कमरे में, अपने फ़ोन के साथ, अपने टेलीविज़न। अब और ज़रूरत है ऐसे कार्यक्रम, ऐसी बातें, ऐसे रिश्ते बनाने की, ऐसी बातें समझने की, जिससे समाज पूरा समृद्ध होकर आगे बढ़े। आप एक दूसरे से जुड़ें। हम कट के अलग होके नहीं जी सकते। बिल्कुल। ये युवाओं को समझना होगा। और आप संकोच मत करिए, सीखिए। मुझे अभी आपसे बात करते हुए शायद 2 शब्द नए मिलेंगे, मैं सीख लूँगा। मैं भी आपका स्टूडेंट हूँ, क्योंकि आपके पास नया ज्ञान है, मेरे पास अनुभव का ज्ञान है। मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूँ, आप वो ले लीजिए। हम एक दूसरे से सीखेंगे तो हम और बेहतर कर पाएंगे। बिल्कुल। ये प्रवृत्ति, भाषा का संस्कार, भाषा को सही बोलिए, उच्चारण पे गौर कीजिए, बड़ों को कैसे आपने सम्मान देना है। अब वो करेंगे, आपकी पॉलिश होती चली जाएगी। आप एक अच्छे कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट के रूप में उभरते चले जाएंगे, राइटर के रूप में। एक क्रिएटिव फील्ड में कोई भी हो, चित्रकारी है, नाटक है, संगीत है, गीत है, उसमें भी आपको सच्चे सुर लगाने होंगे, तभी तो आप बनेंगे। तो इसमें सच्चे शब्द, सच्चा उच्चारण, ये अपनाइए। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमारे साथ जो इतना अनुभव अपना बताया, हमारे साथ साझा किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप हमारे शो में आए, नेशन वन अनस्क्रिप्टेड, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद आपका भी तुलसी जी, और नेशन वन का। मौका मिला मुझे अपनी बात अपने साथियों तक,
अपने युवाओं तक पहुंचाने का। सुनेंगे और अगर एक ने भी मेरी बात को सुन के गुना और फिर कुछ एक अपना सपना बुना तो मुझसे ज़्यादा खुशी किसको मिलेगी। मैं तो आशीर्वाद देता हूँ, आपके साथ हूँ। सीखिए, करिए, आगे बढ़िए। ज़िंदगी बहुत मज़ेदार है, ज़िंदगी आपके इंतज़ार में है। शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार। तो ये थे आज के हमारे स्पेशल गेस्ट अश्विनी त्यागी जी, जिन्होंने अपनी ढेर सारी बातें हमें बताई, अपने अनुभव हमसे साझा किए। और याद रखिए, उन्होंने कहा है कि ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर रही है, जाइए और अपने सपने को साकार ज़रूर कीजिए। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नई पर्सनैलिटी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ नेशन वन अनस्क्रिप्टेड। धन्यवाद।